इमेजिन करो आप एक स्टूडेंट हो, शायद अभी अभी कनाडा या फिर आयरलैंड शिफ्ट हुए हो। सब कुछ नया नया है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, हरा भरा माहौल, साफ सुथरी सड़कें और न्यू अपॉर्चुनिटीज। आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो किसी कॉफी शॉप में या फिर फूड डिलीवरी करते हो, मेहनत से अपने खुद का सपना पूरा करने की कोशिश में हो, और एक दिन बिना किसी वजह के कोई अजनबी आपकी तरफ आके चिल्लाता है, गो बैक टू योर कंट्री। एक सेकंड के लिए सब कुछ रुक सा जाता है। आप समझने की कोशिश करते हो, यार मैंने क्या गलत किया, बस अपना काम ही तो कर रहा हूँ। लेकिन उस आवाज में एक नफरत होती है, बिना वजह के, बिना मतलब। दिस इज नॉट ए हाइपोथेटिकल स्टोरी, दिस इज एक्चुअली हैपनिंग. It's happening to people just like you and me. Well, we used to break news coming in from Australia's Melbourne, where an Indian origin man was brutally attacked with a machete. उसका हाथ ऑलमोस्ट कट गया था। आयरलैंड में एक टैक्सी ड्राइवर के फेस पर बॉटल मार के तोड़ी गई और उससे कहा गया गो बैक टू योर कंट्री। यूके में टीनेजर्स ने 2 सिख आदमियों के ऊपर अटैक किया और उनकी टर्बन जबरदस्ती उतार दी, जो उनकी शान होती है। ये कोई 1-2 इंसिडेंट्स की बात नहीं है, ये अब एक पैटर्न बन चुका है, एक ट्रेंड। इंडियंस को ग्लोबल लेवल पर टारगेट किया जा रहा है। ये एक रियल और डिस्टर्बिंग प्रॉब्लम है जिसे हम इंडोफोबिया कहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इंडियंस हैव बिकम द इजी पंचिंग बैग इन ए वर्ल्ड फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। पर सवाल ये है, ऐसा हो क्यों रहा है? क्या इसके पीछे कोई कंस्पिरेसी है या ये सब बस रैंडम हो रहा है? सच बताऊं तो जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और शॉकिंगली इसकी हिस्ट्री इंडिया के इंडिपेंडेंस से भी पहले शुरू हो गई थी। और जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है हमारी खुद की सक्सेस। आई नो ये सुन के अजीब लगता है, बट इट एक्चुअली मेक्स सेंस। चलो थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। आज से लगभग 200 साल पहले जब ब्रिटिश रूल था, तब इंडियंस को काफ़ी रेस्पेक्ट मिलती थी। इनफैक्ट उस टाइम को इंडोमेनिया कहते थे, जब यूरोप के स्कॉलर्स इंडियन कल्चर और हिस्ट्री को बहुत एडमायर करते थे। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिशर्स को समझ आ गया कि अगर वो इंडिया को कॉलोनाइज करना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ के लोगों को इन्फीरियर प्रूव करना पड़ेगा। तो ये इंडोमेनिया बदलकर एक कैलकुलेटेड इंडोफोबिया बन गई। ब्रिटिश ऑफिसर्स लाइक चार्ल्स ग्रैंट और जेम्स मिल ने यह नैरेटिव शुरू किया कि इंडियंस आर एक्सीडिंगली डिप्रेव्ड और उन्हें सिविलाइज और क्रिश्चियनाइज करना बहुत ज़रूरी है। जेम्स मिल ने तो यहाँ तक लिखा कि इंडियंस और चाइनीज़ दोनों ही कावर्डली, अनफीलिंग और मेंडेसियस हैं, यानी डरपोक, इमोशनली डेड और झूठ बोलने वाले लोग। ये सब प्रोपेगेंडा था, बस उनके कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई करने के लिए। मतलब वो दिखाना चाह रहे थे कि हम रूल नहीं कर रहे, हम तो उन्हें बचाने आए हैं, इंडियंस को बचाएंगे हम। पर इस प्रेजुडिस ने सबसे डेंजरस फॉर्म तब ली जब 1857 का रेबेलियन स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश मीडिया ने जानबूझकर फेक स्टोरीज फैलाई, जैसे कि इंडियन रेबल्स ने ब्रिटिश गर्ल्स को रेप किया, जबकि असली में ऐसे इंसिडेंट्स प्रैक्टिकली नहीं थे। कार्ल मैक्स ने तो इसे सीधा सीधा प्रोपेगेंडा ही कहा था और बताया कि ये एक फेक स्टोरी थी जो कि एक ऐसे आदमी ने लिखी थी जो इस इवेंट से काफ़ी दूर था। लेकिन इस झूठ का असर आज तक है। ये डार्क स्किन रेपिस्ट वाला स्टीरियोटाइप इतना स्ट्रॉन्ग बन गया कि इसके बेसिस पर उस टाइम पे ऐसे लॉज बनाए गए थे जिसमें यूरोपियंस और इंडियंस के बीच मैरिज या रिलेशनशिप इलीगल थी। एंड यू नो व्हाट्स क्रेजी, ऑनलाइन हेट के ऊपर एक रिसेंट रिपोर्ट में ऐसे पोस्ट मिले जहां इंडियन मैन को डिस्क्राइब किया गया एज रेपी एंड वाइट वुमेन के लिए उन्हें थ्रेट के रूप में दिखाया गया है। मतलब 1857 का वो कॉलोनियल झूठ आज भी इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रहा है, बस नए प्लेटफॉर्म के साथ, लेकिन वही पुरानी सोच। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये मॉडर्न रेसिज्म का एक जीता जाता पार्ट बन चुका है। ये जो हम देख रहे हैं ये सिर्फ सरफेस है, असली प्रॉब्लम तो डिजिटल वर्ल्ड में चल रहा है, और इसमें हम सब डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। आज के ज़माने में सोशल मीडिया सिर्फ मीम्स और रील्स शेयर करने की जगह नहीं है, ये जगह बन चुकी है हेट के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्टिवली प्रॉफिटेबल हेट इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, यानी नफरत सिर्फ फैल नहीं रहा, उस पर पैसे भी बन रहे हैं। एक टर्म है जो ऑनलाइन बहुत फेमस है, पजीत। Hey Pajit, are you not ashamed of yourself? You're with the world's most invasive species. You're the world's most irresponsible breeders. You're in the whitest country possible. What do you mean everything? Yes. You're a biological weapon in this country. Hey Pajit, you're a biological weapon in this country. You should be ashamed of yourself. You're a white woman. What are you going to do? Mix your genetics up with the shit skin? What do you mean? What do you mean? What do I mean? There's 1.3 billion of those fucking Pajits. What are you talking about me like that? There's 1.3 billion Pajits. Just leave us, okay? This is the whitest country Please on leave earth. us.
You should be ashamed of yourself. Leave us. Okay? Be ashamed of yourself. What are you? Be ashamed. Proszę to zostawić. Look at you. What are you doing? Why don't you have some more classes? Ale proszę mnie zostawić. सुना होगा शायद आपने भी, मुझे भी पहली बार सुन के समझ नहीं आता, फिर जब थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला ये एक डिस्गस्टिंग स्लर है जो कि 2015 में बना था स्पेसिफिकली इंडियंस को मॉक करने के लिए। स्टीरियोटाइप्स जैसे कि अनहाइजेनिक, अनसिविलाइज्ड, बैकवर्ड, सबको एक वर्ड में रैप कर दिया गया, पजीत। और शॉकिंग बात यह है कि यह टर्म सिर्फ ट्रोल्स के लिए यूज नहीं होता, बल्कि वाइट सेपरेटिस्ट भी यूज करते हैं और कुछ इस्लामिस्ट भी, क्योंकि दोनों के पास एक कॉमन एनिमी है, इंडियंस। एक रीसेंट स्टडी ने एक्स के सिर्फ 2 हफ्ते का डेटा को एनालाइज किया, 128 पोस्ट जो कि स्पेसिफिकली इंडियंस को टारगेट कर रहे थे। गेस करो टोटल व्यूज कितने थे? 138.54 मिलियन। जी हाँ, सिर्फ 2 हफ्ते में। और इनमें से 36 पोस्ट को तो 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज मिले। और सबसे शॉकिंग पार्ट, ये सारे पोस्ट एक्स के अपने ही हेटफुल कंडक्ट पॉलिसी को डायरेक्टली वायलेट करते हैं, लेकिन फिर भी 85 अकाउंट में से जो ये हेट फैला रहे थे, सिर्फ एक ही अकाउंट को सस्पेंड किया गया, बस एक। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी ढंग का एक्शन नहीं ले रहे हैं। एंड ये जो हेट है, ये कोई रैंडम ट्रोल्स का काम नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक एफर्ट है एक पूरी कम्युनिटी को डिह्यूमनाइज करने का। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट सुनो, एनआरआई इंडियंस दोनों पॉलिटिकल साइड से टारगेट हो रहे हैं। एक तरफ है फार राइट जो हमें ब्राउन जॉब स्टीलर्स बोलते हैं, उनका कहना है कि इंडियन इमिग्रेंट्स उनकी जॉब्स छीन रहे हैं, वीज़ा प्रोग्राम जैसे H1B का मिसयूज कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, जब इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो इमिग्रेंट्स को ब्लेम करना सबसे ईजी होता है। बट हियर इज़ द ट्विस्ट, फार लेफ्ट जो हिस्टोरिकली हमारे अलाइज थे, यानी कि हमें सपोर्ट करते थे, वो भी हमें टारगेट करने लगे। ये लोग कास्ट सिस्टम की बात को वेस्टर्न डिस्कोर्स में ले आए और अपर कास्ट हिंदूज को डायरेक्टली वाइट सुप्रीमेसिस्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मतलब पहले हम पीपल ऑफ कलर के कैटेगरी में थे और अब हम पर ही ब्राह्मण प्रिविलेज का लेवल चिपका दिया गया। इंडियंस को दोनों साइड से अटैक किया जा रहा है एंड वी हैव समहाउ बिकम द इजी पंचिंग बैग इन दिस पोलराइज्ड वर्ल्ड। चलो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। कनाडा में आपने शायद वो वीडियोस देखी होंगी जहां लोग टिम हॉर्टन्स को मजाक में सिंग हॉर्टन्स बोलते हैं, क्योंकि वहां ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स ही काम कर रहे होते हैं। आजकल इंडियन स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट्स को ब्लेम किया जा रहा है, हाउसिंग क्राइसिस हो या फिर हेल्थ केयर ओवर क्राउडिंग, सबका गुस्सा उन पे निकल रहा है। लेकिन ये सब नया नहीं है, डेकेड्स पहले भी ऐसा हो चुका है। 1970s और 80s के टोरंटो में साउथ एशियंस को डर्टी पाकी जैसा गंदा स्लर सुनने को मिलता था। उनके खाने को स्मेली बोला जाता था और लोग कहते थे कि ये लोग कनाडा के क्लीन कल्चर को खराब कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हिस्ट्री रिपीट हो रही है, बस लोग बदले हैं, हेट वही है। और ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं है, मिडिल ईस्ट में भी इंडोफोबिया का अपना एंगल है। वहाँ का इंडियन डायस्पोरा दुनिया का लार्जेस्ट ग्रुप में से एक है, 8.5 मिलियन से भी ज़्यादा इंडियंस रह रहे हैं। इन कंट्रीज़ के डेवलपमेंट में इंडियंस का मैसिव कंट्रीब्यूशन रहा है, चाहे वो बुर्ज खलीफा हो या फीफा वर्ल्ड कप के स्टेडियम्स। लेकिन साथ ही एक डार्क रियलिटी भी है। मिडिल ईस्ट में एक सिस्टम है जिसे कफाला कहते हैं। वर्कर्स के पासपोर्ट ले लिए जाते हैं, उन्हें प्रॉपर सैलरी नहीं मिलती और रहने की कंडीशन भी बहुत ख़राब होती है। सिर्फ 6 महीने में इंडियन की फॉरेन मिनिस्ट्री को 9,500 से ज़्यादा कंप्लेंट्स मिली थी, मोस्टली अनपेड सैलरीज और घर लौटने से रोकने के केसेस। और अब तो एक नया एंगल भी ऐड हो गया, जैसे इंडिया में पॉलिटिक्स और रिलीजन को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार पोलराइजेशन होती रहती है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट गल्फ कंट्रीज़ में भी रहने वाले इंडियंस पर पड़ रहा है। कुछ राइट विंग इंडियंस ने गल्फ में रहकर इस्लामोफोबिक पोस्ट डाले, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि पूरी की पूरी अरब कम्युनिटी आउटरेज में आ गई। दुबई के एक रॉयल फैमिली मेंबर ने ओपनली वार्न किया कि जो इंडियंस रेसिस्ट या फिर डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर दिखाएंगे, उन्हें या तो फाइन मिलेगा या फिर सीधा डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये तो मिडिल ईस्ट की बात हुई है। अब वापस वेस्टर्न वर्ल्ड पे आते हैं। जो इंसिडेंट्स हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, उनकी लिस्ट बहुत बड़ी है। जैसे आयरलैंड में एक 6 साल की बच्ची पर अटैक हुआ और उसको गो बैक टू इंडिया बोला गया। आयरलैंड में इंडियन टैक्सी ड्राइवर को बॉटल से मारा गया। और बात सिर्फ फिजिकल वायलेंस की नहीं है, ये उस डर की भी बात है जो हर दिन साथ चलती है। एक रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आयरलैंड में कुछ इंडियंस इतने इनसिक्योर हो गए कि अब वो बाहर निकलने से घबरा रहे हैं, कुछ तो सीरियसली देश छोड़ने का सोच रहे हैं। एंड दिस राइट हियर इज द रियल ह्यूमन कॉस्ट ऑफ ऑल दैट ऑनलाइन हेट, फेक नैरेटिव्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन। बॉटम लाइन ये है कि चाहे बात हो कनाडा की किसी कॉफी शॉप की, डबलिन की सड़कों की या फिर सऊदी अरेबिया की किसी कंस्ट्रक्शन साइट की, इंडोफोबिया इज रियल, बिल्कुल रियल। और ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठाता है, हम एज ए कम्युनिटी इतने वल्नरेबल क्यों हैं? हमें ही बार बार क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? आंसर एक्चुअली सिंपल है। पिछले कुछ डेकेड्स में हम इंडियंस ने बहुत मेहनत की है, बेस्ट कॉलेजेस गए, इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने, CEOs तक बने, बेसिकली अपने कम्युनिटी की सक्सेस स्टोरी लिखी हमने। लेकिन इस रेस में हम एक चीज़ मिस कर गए, हमने प्रोफेशनल सक्सेस पे तो पूरा फोकस किया, लेकिन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस पे बिल्कुल भी नहीं।
बाकी कम्युनिटीज़ उन्होंने पॉलिटिकल, कल्चरल और मीडिया लेवल पर अपने लिए स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस बनाई हैं। जब उनके अगेंस्ट कुछ होता है तो पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन हमने सोचा बस काम करो, अच्छा परफॉर्म करो, सब ठीक हो जाएगा। वी चूज़ हार्ड वर्क ओवर पावर, और आज उसका रिजल्ट ये है कि हमारे पास वो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ही नहीं है जो हमें ऐसे हेट का सामना करने में हेल्प करे। तो फिर सोल्यूशन क्या है? इंडियन गवर्नमेंट ने यूएन में रेसिज्म और जीनोफोबिया को कंडेम किया, विच इज़ ए गुड स्टार्ट। लेकिन एज ए कम्युनिटी अब हमें खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। टाइम आ गया है कि हम अपने डिफेंसेस बनाएं, अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, उन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करें जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उन प्लेटफॉर्म्स को भी अकाउंटेबल बनाना होगा जो हेट को मोनेटाइज कर रहे हैं। बिकॉज इंडोफोबिया कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, इसके जो रूट्स हैं वो ब्रिटिश टाइम्स से एंड ये ग्लोबल लेवल पे एग्जिस्ट करता है, जहाँ इकोनॉमिक फियर्स, पॉलिटिकल नैरेटिव्स और सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स मिलके इसको और ज़्यादा बढ़ाते हैं। क्लियरली विजिबल है कि द वर्ल्ड इज चेंजिंग, और जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ती जा रही है अब हम चुप रहकर सर्वाइव नहीं कर सकते। वी हैव टू बी एक्टिव, अपनी आवाज़ उठानी होगी, अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना होगा। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्या आपने भी ये सब कुछ फील किया है या आपको लगता है कि ये ओवरहाइप्ड है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लेट्स टॉक अबाउट इट, एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।